Thank you. Right. Okay.
Are you all able to hear me? Yes, sir. Okay. So chat host पे भेजना. Any chats you guys are sending, send to host. तो हम लास्ट टाइम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर वेरिएबल डेंसिटी है तो हम प्रेशर कैसे फाइंड कर सकते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हमें तब ये वाला वर्जन यूज करना है. रो which is a function of depth, g constant and dh. And if you are going down, then it is a positive equation because h भी measure हो रहा है going downwards as positive और pressure भी increase हो रहा है going downwards, right? So in that case, if let's say the density function is given to you, let's say the density increases, it's rho naught at the surface and then increases linearly with depth, then you can say dp is equals to rho naught 1 plus alpha h. Simply substitute करना है function को g dh और फिर इंटीग्रेट करना है. अब h इक्वल टू 0 सरफेस है, हम यहाँ से नाप रहे हैं, ये h इक्वल टू 0 है और ऐसे h बढ़ रहा है, तो यहाँ पे निकाल रहे हैं हम प्रेशर यहीं पर. तो जहाँ पे डेप्थ 0 है वहाँ पे या तो PATM है या कुछ और दिया हुआ है, तो वो PATM ले लो कॉरेस्पॉन्डिंग टू h इक्वल टू 0, और फिर जो दूसरा h है वहाँ पे प्रेशर P आ जाएगा. तो P माइनस PATM इक्वल्स टू रो नॉट जी आर कॉन्स्टेंट्स, और इसमें h आएगा और ये अल्फा h स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा. So therefore then pressure at a depth h मिल जाएगा तुम्हें PATM which is at the top plus this term. Now you can see that the term is not simply a linear term, there is also a quadratic part to it. Pressure is increasing more than linearly. ठीक है. नॉर्मल सिचुएशन में सेतु रो कांस्टेंट होता है, प्रॉब्लम में दिया होता है रो एज सम सिंबल रो नॉट. So most 99% of the problems in this chapter will have some constant rho, not a h dependent rho, but a uniform rho. Problem के statement में लिखा रहेगा liquid of uniform density rho naught. In real life, of course, rho is variable. Depth के साथ increase होता है because real liquids compressible होते हैं, तो उनकी density change हो जाती है. ये एक realistic type का example है जिसमें कि depth के साथ density बढ़ रही है. ठीक है. और जो सेतु वो जो तू पूछ रहा है वो एक्सपोनेंशियल कैसे आया गैस के लिए, वो ऐसे आया था कि उसमें मैंने अज्यूम किया था, वो एक पर्टिकुलर एक केस है जिसमें मैंने अज्यूम किया कि गैस का टेम्परेचर ऊपर से नीचे तक सेम रहेगा. तो फिर जब मैंने ये इक्वेशन लिखा तो मैंने उसमें फिर डेंसिटी का फंक्शन दिया नहीं था मेरे को, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन मैं लगा सकता हूँ. आइडियल गैस इक्वेशन में पी और रो प्रोपोर्शनल होते हैं, आगे RT/m होता है, तो वो पी को रो को पी के टर्म्स में रिप्लेस करके फिर पी को नीचे ले आया डीपी के, तो इंटीग्रेट होकर वो लॉन बन गया और फिर वो एक्सपोनेंशियल बन गया. दैट्स अ पर्टिकुलर केस. ठीक है.
वो कोई एक नोन चीज नहीं है, फिक्स चीज नहीं है, वो एक पर्टिकुलर केस है कि अगर तुम्हें दिया जाए कि आइडियल गैस है और उसका टेम्परेचर पूरे कॉलम का सेम रहता है, तब तुम वो चीज कर पाते हो। अगर टेम्परेचर भी वेरिएबल है तो फिर टेम्परेचर को भी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट रिप्लेस करना पड़ेगा। बेसिकली जो कुछ भी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट है वो यहाँ पे जाएगा और फिर वो h के साथ इंटीग्रेट होगा। सिंपली सम फंक्शन ऑफ h विल बी इंटीग्रेटेड। मेक सेंस? दिस वाज वन एग्जांपल कि भाई अगर तुम्हें दिया है कि डेंसिटी h के साथ लीनियरली बढ़ रही है तो प्रेशर h के साथ फास्टर देन लीनियरली बढ़ेगा, क्वाड्रेटिकली बढ़ेगा। लेकिन अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, जो कि नॉर्मल केस है हमारा, जो यूजुअली दिया होता है कि डेंसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, इट्स सिंपली रो नॉट, then in that case it's rho naught g and the rest of it will simply become h. Then you have your standard equation जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में मोस्टली। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है वेरिएबल डेंसिटी को लेके? ऑलराइट। और फिर जो है हम लोग वो कर रहे थे वो फोर्स और टॉर्क वाला, एंड देन आई टोल्ड यू हाउ टू सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेट ऑन द डोर एंड फाइंड आउट द फोर्स एंड हाउ टू इंटीग्रेट द टॉर्क एंड सो ऑन. And then we learned the other method, which was considering the equilibrium of the water body. So if you have one vertical flat surface and the other is some complicated surface, by considering the horizontal equilibrium of the water body, you can find that complicated force by using the simpler force on this side. और vertical में तुम उसका weight को balance कर सकते हो नीचे के vertical force के साथ. ठीक है? How do diverse or deep pool work then? Don't they get crushed? They do get crushed, and therefore there is a limit to how deep a human being can go. There is a safe limit, and you can't go beyond that because it will crush you. But that limit is quite deep actually, and if you train for it properly, like these people do, they can actually go to surprising depths. The human body has a lot of strength. We don't ever explore it because it requires a lot of training. Because there are other complicating factors that occur. एक बहुत common effect होता है deep diving का, कि जो जब प्रेशर बढ़ जाता है बाहर से, हाँ स्पेशल सूट्स भी होते हैं जो प्रेशर को मेंटेन करते हैं, लेकिन बहुत सारे डाइवर होते हैं जो बिना सूट के डाइव करते हैं। एक फ्री डाइविंग होता है जिसमें एक सिंगल ब्रेथ में वो केवल चड्डी पहन के नीचे जाते हैं और वो भी सरप्राइजिंग डेप्थ्स तक पहुंच जाते हैं। आई थिंक द रिकॉर्ड इज लाइक 150 फीट और समथिंग, सो इट्स रियली डीप एंड पीपल आर एबल टू गो टू वेरी लार्ज डेप्थ्स, but they have to train for it, how to regulate their breathing and how to keep their lungs at a certain pressure, because if they don't maintain it there are very difficult complications that arise. एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट ये होता है डीप डाइविंग का, अगर तुम प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, इज दैट व्हेन यू आर कमिंग बैक अप टू द सरफेस, then you have to sort of regulate your internal breath and pressure to match the outside pressure. If you come up too rapidly, then your internal pressure will not balance with the outward pressure, and then suddenly you will have bubbles in your bloodstream, and that can be actually fatal for people. So वो सब चीजें होती हैं, वो सब अलग कहानी है, बहुत सारी complications है। लेकिन यहाँ जो मेन पॉइंट है वो ये है, you can be given density as variable, but that will be a problem dependent thing. It is not a general state of affairs. The general state of affairs is that density is uniform. They will give you some rho naught and then you have to find. ठीक है? Okay. अब the next thing that we can learn here is, अच्छा वो सरफेसेस पे इंटीग्रेट कैसे करना है, स्फेरिकल सरफेस पे पानी के प्रेशर को, वो सब चीजें जो है वो मैं अलग से ले लूंगा किसी डाउट लेक्चर में, लाइक आई सेड. सो इन द नेक्स्ट डाउट लेक्चर वी कैन डिस्कस हाउ टू सरफेस इनसाइड द लिक्विड लाइक अ स्फीयर और अ सिलेंडर और व्हाटएवर हैव यू. ठीक है, तो वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं मेन में. अब जो है नेक्स्ट थिंग वी विल लर्न हियर इज, let me take a common kind of problem that shows up often in this chapter. Which is I will announce on the group when I take that lecture, which is the case of the U-tube. ठीक है, तो अब ये कोई टॉपिक नहीं है, मैं इसको टॉपिक बना दे रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. यूट्यूब क्या होता है? इस टाइप का एक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो वर्टिकल आर्म्स होते हैं और एक हॉरिजॉन्टल आर्म होती है. ठीक है,
राइट? अब अच्छा, बिफोर दैट शुड आई गो टू, नहीं ठीक है, पहले यूट्यूब ही कर लेते हैं। तो यूट्यूब में देखो, पहली चीज तो ये अज्यूम करनी है हर यूट्यूब प्रॉब्लम में, चाहे दिया हो या नहीं दिया हो, कि जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि ये जो विड्थ है ट्यूब की, ये नेग्लिजिबल है। यानी जब मैं इसमें लिक्विड फिल करूंगा, मान लो मैंने इसमें पानी फिल किया, अब ये तो तुम लोग समझ ही रहे हो कि चाहे मैं पानी इधर से डालूं या इधर से डालूं, जब इसमें पानी फिलअप होगा तो सेम लेवल पे पहुंचता होगा साइमल्टेनियसली दोनों आर्म्स में। एज इट गेट्स फिल्ड अप, द लेवल ऑफ वाटर इन बोथ साइड्स इज इक्वल। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि हमें सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर रखना होता है। अब ये जो है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, तो इनमें सेम प्रेशर होना चाहिए। लेकिन इसका प्रेशर वर्टिकली अगर तुम लिखोगे तो ऊपर का PATM प्लस ये ρGH करोगे, और इधर का प्रेशर अगर वर्टिकली लिखोगे तो PATM प्लस ρGH करोगे। लेकिन क्योंकि ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो वो इक्वल होने चाहिए, इसीलिए दोनों का HH भी इक्वल आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन में इसलिए नेग्लिजिबल बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें ये इसमें इग्नोर करना होता है कि जब तुम इस बॉटम पॉइंट पे प्रेशर निकाल रहे हो, तो मतलब अगर तुम इसको थोड़ा जूम करके देखो तो अगर क्रॉस सेक्शन सिग्निफिकेंट है तो फिर ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पे निकाल रहे हैं कि यहाँ पे निकाल रहे हैं, इसमें भी प्रेशर का वेरिएशन हो जाएगा। If the cross section is significant, if the tube is very wide, then even in the horizontal section there is a vertical variation of pressure. So then to say कि ये point पे pressure क्या है is not a well defined concept. You have to then say कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है। तो हम ये सब नहीं कर रहे होते हैं, किसी भी YouTube प्रॉब्लम में ये सब नहीं अकाउंट में लेना होता है, चाहे वो YouTube बनाए कैसा भी, लेकिन तुम्हें यही मानना होता है कि YouTube का जो क्रॉस सेक्शन है वो नेग्लिजिबल है, so that when they say this point, it is clear which point we are talking about. ठीक है, तो मतलब ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन है उसको तुम सिग्निफिकेंटली नहीं लोगे, वो बेसिकली, हाँ ठीक है वो बात सही है। पूरे यूट्यूब का क्यों नैरो ले रहे हैं, केवल इतने का नैरो ले सकते हैं। पूरे यूट्यूब का इसलिए नैरो ले रहे हैं क्योंकि हम कुछ लेटर प्रॉब्लम्स ऐसे करेंगे जिसमें यूट्यूब टिल्टेड होगा, और अगर तुम वर्टिकल आर्म्स को भी वाइड रखोगे तो जब यूट्यूब टिल्ट हो जाएगी तो इसमें फिर ऐसा बन जाएगा टिल्टेड यूट्यूब के अंदर, क्योंकि पानी तो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहता है। तो फिर ये इशू हो जाएगा कि अब यहाँ पे प्रेशर पूछ रहे हैं कि मतलब लेवल कौन सा देखना है, कैसे देखना है लेवल को, हॉरिजॉन्टल से देखना है या ट्यूब के हॉरिजॉन्टल देखना है। तो ये सब टाइनी टाइनी इश्यूज हैं, ये सब से बचने के लिए हम ट्यूब का क्रॉस सेक्शन को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। बेसिकली तो मानो लाइन 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 है। ठीक है, अच्छा ये सबको समझ में आ गया कि ये H और ये H क्यों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे PATM है, यहाँ पे PATM है। एक चीज और भी है कि जस्ट लाइक तुम लिक्विड ले रहे हो कि भाई यहाँ पे कुछ प्रेशर है और प्लस ρGH करके यहाँ प्रेशर निकाल रहे हो, ऊपर जो गैस है उसमें भी ट्रू है कि यहाँ जो गैस का प्रेशर है वो नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैस भी एक फ्लूइड है, उसमें भी हाइट के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है। इनफैक्ट ऊपर एटमॉस्फेयर है पूरा, और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी यहाँ पे कम होती है, यहाँ पे प्रेशर कम होता है, फिर नीचे आते आते बढ़ता है। लेकिन क्योंकि गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है लिक्विड के कंपैरिजन में, तो जो वेरिएशन इन प्रेशर इन द गैस है वो इग्नोर किया जाता है सारे लिक्विड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स में। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो A पॉइंट है और जो B पॉइंट है, ये मैं यहां आ जाता हूं। ऑल्सो सिंस गैस डेंसिटी इज नेग्लिजिबल और इज वेरी स्मॉल, प्रेशर एट A इज ऑलमोस्ट द सेम एज प्रेशर एट B। तो मतलब गैस के अंदर तुम वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर को इग्नोर कर दो और मान लो पूरा एक ही है PATM, राइट? उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम सिग्निफिकेंटली ऊपर चले जाओगे, कि भाई 1 किलोमीटर ऊपर चले गए हो तब जाके तुम्हें थोड़ा सा कम प्रेशर फील होगा। 2 किलोमीटर जाओगे तो एक 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जाने में लिक्विड में काफी डिफरेंस आ जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी 1000 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन गैस के अंदर इतना कम वेरिएशन होती है कि वो इग्नोर करी जा सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है ऑल्सो टू कीप इन माइंड दैट इन ऑल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक प्रॉब्लम्स you ignore the variation of density, you ignore the variation of pressure in the gas, you only account for pressure variation in the liquid. ठीक है, तो ये तो हमारा सेटअप है। अब प्रॉब्लम कैसे होती है इसमें? प्रॉब्लम ऐसे होती है, लेट मी टेक अ टिपिकल प्रॉब्लम, कि
यूट्यूब है, और इसमें जो है पहले एक लिक्विड भरा है जो L तक फिल्ड है, ठीक है, L हाइट तक, और जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है वो 2L है लंबाई में। तो ये L लेंथ है, ये L लेंथ है, और ये पूरा 2L है। ये लिक्विड जो है इसकी डेंसिटी है 3 रो। अब इसके इस साइड से एक लिक्विड इसमें पोर किया जाएगा, ठीक है, ग्रीन वाला लिक्विड पोर किया जाएगा, वो भी L तक, उसका भी L का कॉलम बनाया जाएगा, ठीक है। और जो ग्रीन वाला लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो ले लेते हैं, तो वो 1/3 एस डेंस है। अब जब मल्टीपल लिक्विड्स होते हैं तो एक और अजम्पशन होती है। तीसरी अजम्पशन ये है, इन द केस ऑफ मल्टीपल लिक्विड्स they are all assumed to be immiscible, meaning they will not mix with each other and form some composite liquid of some composite density, ठीक है। ऑफ कोर्स रियलिटी में तो ऐसी होगा, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं ये फैक्ट को, और हम बोलेंगे कि ये लिक्विड जो है क्लियरली इससे अलग बैठेगा, इसकी अपनी लेयर रहेगी जो इसके ऊपर रहेगी। ये मिक्स होके कुछ एक 2.5 डेंसिटी का लिक्विड या 2.8 डेंसिटी का लिक्विड नहीं बना लेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा इसमें ब्लरी हो रहा है। एक्चुअली फोन बहुत गर्म हो गया ये तो। हाँ, आईफोन है। हीट सिंक क्या है? इज देयर लाइक अ थिंग? ओके। नहीं यार, आईफोन ही है, बहुत गर्म हो जाता है। 2 लेक्चर बैक टू बैक होने में, अभी पीछे पीछे एक लेक्चर लिया तो उसके बाद से जो है बहुत गर्म हो गया। चलो अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, जस्ट गिव इट अ मिनट और सो। हाँ ठीक है पार्थ, मैं देखता हूँ वो। एक्चुअली दैट वुड बी अ गुड आइडिया इफ देयर इज लाइक अ स्मॉल फैन आई कैन पुट नेक्स्ट टू दिस थिंग। अच्छा एनीवे, अगर बहुत ब्लरी हो जाएगा और पता नहीं चलेगा क्या लिख रहा हूँ तो बोलना, अदरवाइज इफ इट्स मैनेजेबल देन लेट्स गो विद इट। तो आई होप सबको अजम्पशन सारे क्लियर हो गए होंगे कि क्या चल रहा है इसके अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये L कॉलम ऑफ रो डेंसिटी का ग्रीन लिक्विड इसमें पोर करेंगे, तो अब इसकी स्टेट ऑफ अफेयर्स तो ऐसी नहीं रहने वाली। ऐसा तो नहीं रहेगा कि ये L ही हाइट रहेगा और ये इधर बैठा रहेगा चुप करके। पूरा सिस्टम जो है एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा और ये कॉलम थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये कॉलम उतना ही ऊपर जाएगा जितना ये कॉलम, मतलब बाद में दोनों का लेवल इक्वल होगा, वो नेसेसिटी नहीं है। वो सेम लेवल में नेसेसिटी होती है, लेकिन अलग अलग लिक्विड्स हैं अगर, तो दोनों तरफ सेम हाइट होना कोई नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। हाँ चिन्मय, वो भी करेक्ट बात है। अगर तुम अचानक से डाल रहे हो इसमें लिक्विड तो एक्चुअली ऑसिलेशंस होंगे, ऐसा ऐसा करता रहेगा। और अगर इसमें कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है तो ये परपेचुअली फिर ऑसिलेट ही करेगा, फिर ये सेटल डाउन नहीं करेगा। रियलिटी में ऑफ कोर्स क्योंकि एयर होता है तो उसको पुश बैक पुल बैक करता है, और हीटिंग होती है तो इसलिए डिसिपेट हो जाता है और इवेंचुअली सेटल डाउन कर जाता है। हम ये मानेंगे कि हमने क्या किया, पहले यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, पूरा लिक्विड पोर कर दिया, और फिर धीरे धीरे उस पिस्टन को अलाउ किया टिल ये आया 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 नीचे। एक पॉइंट के बाद जब मैं पिस्टन और ऊपर लूंगा तो फिर ये नहीं आएगा और ऊपर, मतलब आई विल अलाउ इट टू अचीव इट्स इक्विलिब्रियम स्लोली एंड देन आई विल रिमूव द पिस्टन। ऐसा मान के चलो
रियलिटी में तो ऑफ कोर्स ये एसएचएम करेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम ये मानेंगे कि इक्विलिब्रियम में आ गया। हमारा मेन प्रॉब्लम है कि जब इक्विलिब्रियम में आ गया है तो दोनों आर्म्स में लिक्विड का हाइट क्या होगा। तो प्रॉब्लम इज फाइंड द heights of liquid in equilibrium in both arms। ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास प्रेशर का इक्वेशन है कि P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, और दूसरा जो है टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड कंजर्व्ड रहना चाहिए। हाँ, मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ ट्राई करने के लिए, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ बेसिक आइडिया क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड तुम्हें कंजर्व करना है और प्रेशर का फॉर्मूला यूज करना है, और बेसिकली प्रेशर इक्वेट करना है एट द बॉटम ऑफ द टू ट्यूब्स, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट का प्रेशर हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो तुम लोग ट्राई करो और मुझे फिर आंसर बताओ, और आंसर पोस्ट पे भेजना। PATM अगर नहीं भी दिया होता है इस प्रॉब्लम में तने यूट्यूब वाले प्रॉब्लम में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इधर से भी ऐड होता है, वो उधर से भी ऐड होता है। तो जब इक्वेशन लिखते हैं तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में PATM होना नहीं होना, इट मेक्स नो डिफरेंस टू द सोल्यूशन। पार्थ तूने आंसर लिखा है, मैं देखता हूँ, रुको मुझे भी नहीं पता, मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ खुद से, फिर तुम लोगों को वेरीफाई कर देता हूँ। तो आपस में मैच हो जाए तो भी बोल दो। रुक जा मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ, फिर 1 सेकंड लगे। सर राइट वाले में दोनों की टोटल लेंथ बतानी है ना, दोनों लिक्विड्स की मिलकर। हाँ, टोटल। ओके। ओके, तो श्रेया करेक्ट आंसर है, पार्थ करेक्ट आंसर है, पिनाक करेक्ट आंसर है, मिताली करेक्ट आंसर है, ईशान नहीं करेक्ट नहीं है, आइविन करेक्ट नहीं है, सिद्धार्थ करेक्ट नहीं है, परिजात करेक्ट है, श्रेया करेक्ट है, स्नेह करेक्ट है, कुने करेक्ट है, सेतु करेक्ट नहीं है। पूरा आंसर बताओ मेरे को फाइनल एकदम। टोटल लिक्विड लेंथ, टोटल लिक्विड हाइट इन द लेफ्ट आर्म, टोटल लिक्विड हाइट इन द राइट आर्म। रिदम करेक्ट आंसर है, हर्षित करेक्ट आंसर है, क्षितिज करेक्ट आंसर है, तनय करेक्ट आंसर है, सेतु करेक्ट आंसर है, मिराज करेक्ट आंसर है, स्नेह करेक्ट आंसर है, अभिजीत करेक्ट आंसर है, एकांश करेक्ट आंसर है,
विनायक करेक्ट आंसर है। अवनीश करेक्ट आंसर है। अनवय तेरा सेकंड आंसर गलत है। टोटल हाइट फाइंड करनी है राइट वाले में। तेजस गलत है। अर्नव करेक्ट आंसर है। नहीं, अर्नव करेक्ट नहीं है। फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है। हर्षित करेक्ट है राइट वाला। सॉल्व करता हूं मैं। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, पहले तुम्हें एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा जिसमें कि तुम्हारे हिसाब से जैसा होने वाला है वो बनाओ। ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि फाइनल स्टेट ऑफ अफेयर्स में जो ऑरेंज लिक्विड है वो यहाँ होगा और यहाँ होगा, और जो ग्रीन लिक्विड है वो यहाँ होगा। ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है। अब ये तो L ही है, ये हमें पता नहीं तो इसको X बोल देते हैं। ये 2L ही है, और क्योंकि टोटल ऑरेंज लिक्विड 4L था तो ये जो है 2L - X होना चाहिए। कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन है बेसिकली, लेकिन वॉल्यूम कंजर्वेशन कर रहे हो तुम क्योंकि डेंसिटी फिक्स्ड है। राइट, देख लो इसको ऐड करके, टोटल 4L ये और L वो है। अब मेन प्रिंसिपल ये है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट A और B, सो जो की आइडिया है इन U2 प्रॉब्लम्स का वो ये है दैट प्रेशर एट A इज इक्वल्स टू प्रेशर एट B। तो प्रेशर एट A प्रेशर में वर्टिकली लिख सकता हूं यूजिंग आवर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वेशन। प्रेशर एट A is whatever PATM is plus 3 rho G 2L - X। यहाँ आ गए, यहाँ से स्टार्ट किया PATM plus rho GH, and pressure at B is PATM plus, पहले तो ये ऐड होगा यहाँ तक तो वो हो जाएगा rho GL, यहाँ पहुंच गए इंटरफेस पे, प्लस 3 rho GX, तो बॉटम पे आ गए। अगर एक सीक्वेंस ऑफ लिक्विड्स लगा हुआ है तो तुम वन आफ्टर दी अदर rho GH ऐड करते हुए जा सकते हो। अब तुम इक्वेट कर दो तो तुम्हें x का वैल्यू मिल जाएगा 5L/6।
Therefore माइनस एक्स क्यों हुआ? ये x है, ये सर 2l, L/6 होगा ना? टोटल 4l होना चाहिए ना पूरा ऑरेंज लिक्विड। ओके सर, वैसे टोटल 4l है, वो तो सेम ही रहेगा वॉल्यूम कंजर्वेशन। तो देयरफॉर जो फाइनल स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो ये है कि ये जो है तुम्हारा L है और ये जो है 5l/6 आया, ये L है, तो ये टोटल जो है ये 11l/6 आया, और ये जो है 2l - 5l/6, तो 7l/6 आया। That's the answers. सर मैंने लेफ्ट वाले कॉलम को एक्चुअली y ले लिया और फिर रिलेशन लिख दिया कि x + y = 2l। हाँ, वो भी चलेगा। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे तरीके होते हैं इसको करने के, क्योंकि मतलब मेथड सेम ही है, मेथड तो यही है, लेकिन अब वेरिएबल का चॉइस बहुत लोगों का अलग अलग हो सकता है। मैं ये बोल सकता था कि मान लेते हैं यहाँ पे x है, तो ये 2l और ये 2l - x हो जाता, या पूरा x है तो ये l - x हो जाता, आई मीन x - l हो जाता। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर कॉलिंग द what choice of variable you pick, your equation might look different, but the final answer as to what is the total height will always be the same if you are using the same idea. Another thing in that happens in these kind of problems is, देखो, हो सकता है, ये पॉसिबल है कि तुम ये बोलते कि मुझे लगता है कि ये ग्रीन वाला लिक्विड इतना नीचे आ जाएगा कि ऑरेंज को पूरा ड्राइव आउट कर देगा वर्टिकल में से। समझ रहे हो तुम लोग? मैं यानी इस वाले में ग्रीन वाला लिक्विड होगा और थोड़ा सा वो इधर भी होगा, फिर ऑरेंज वाला होगा यहाँ से, और यहाँ से ऑरेंज वाला होगा। अब ये अलग बात है कि तुम उसको ऑब्वियस कॉमन सेंसिकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम मान रहे हो कि भाई ग्रीन वाला लिक्विड ने पूरा उसको ड्राइव ऑफ कर दिया है, तो ग्रीन वाला लिक्विड पार्शियली इधर है और पार्शियली इधर है, और फिर ऑरेंज वाला लिक्विड क्लियरली उससे ऊपर हाइट तक जाएगा, क्योंकि पहले ही वो L था, तो अब L से ऊपर चला गया होगा, और ये टोटल L था तो ये L से नीचे है, यानी कि ये हाइट जो है वो लेस देन L है, और ये हाइट जो है वो बिगर देन L है, प्लस ये लिक्विड 3 टाइम्स डेंसर भी है उसके कंपैरिजन में। तो ये तो अब्सर्ड सिचुएशन है कि किसी भी हालत में यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर इक्वल नहीं हो सकता। वैसे ही ये लेसर लाइटर लिक्विड है, तो इसका छोटा कॉलम एक लाइटर लिक्विड का छोटा कॉलम एक डेंसर लिक्विड के बड़े कॉलम को तो नहीं बैलेंस कर पाएगा कभी भी। समझा तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. It's like saying कि हम शीशों पे फलक्रम लगा के बैलेंस करने वाले हैं, and a less dense liquid is like a stack of very light books, and a more dense liquid is a stack of bricks. तो क्या एक टॉलर स्टैक ऑफ ब्रिक्स एक शॉर्टर स्टैक ऑफ बुक्स को कभी बैलेंस कर सकता है? कोई चांस ही नहीं है। एक टॉलर स्टैक ऑफ बुक्स एक शॉर्टर स्टैक ऑफ ब्रिक्स को बैलेंस कर सकता है, वो पॉसिबिलिटी अराइज करती है। मान लो इनकी डेंसिटीज तुम स्विच कर दो कि ऑरेंज वाला रो कर दो और ग्रीन वाला 3 रो कर दो, तो अभी से तो ये यही करेंगे ना, तो x हम लोग को नेगेटिव या 0 आएगा। हाँ, अगर तुम ऐसी चीज लेके चलोगे जो एक्चुअली गलत है प्रॉब्लम के लॉजिक के हिसाब से, और फिर तुम बोलोगे लेट दिस बी x and let this be whatever and then solve it, you will get a negative value for x. So if in any given problem you are getting a negative value of the variable which cannot be negative because it's a length, then you know that the case that you are considering is happening is actually not happening, some other thing is happening. और ये तो एक ट्रिवियल एग्जांपल है, क्योंकि 2 ही लिक्विड हैं, जब 2-3 लिक्विड्स मिक्स कर देंगे, इधर से एक और डाल दिया 4 रो का इधर से, तो थोड़ा सा मल्टीपल केसेस हो जाते हैं कि मे बी ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, वो थोड़ा, क्या ये पॉसिबिलिटी है या मे बी वो पॉसिबिलिटी है, हाउ डू आई नो? सो इन दैट केस यू हैव टू गो विद योर इंस्टिंक्ट कि भाई मुझे लग रहा है कि रीजनेबल ये होना चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ कॉमन सेंसिकल चीजें दिमाग में रखनी है कि जो भारी लिक्विड है, डेंसर लिक्विड है, वो सबसे ज्यादा नीचे आने की कोशिश करेगा, और उधर से भी थोड़ा पुशबैक होगा, लेकिन लाइटर लिक्विड उतना पुशबैक कभी नहीं कर सकता है, तो इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, बट इन केस यू टेक सम केस कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा अब्सर्ड केस तुमने ले लिया। सिद्धांत में ये बोल रहा था कि यहाँ पे हमने सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को ये मानते हुए कि ग्रीन वाला जो है वो पूरा पूरा इसी में है और थोड़ा ऑरेंज भी बच रहा है, बट somebody could argue
Of course, in this case, it is actually shown to be absurd very simply, but somebody could say मैंने तो ये केस लिया मेरे हिसाब से कि ग्रीन वाला लिक्विड थोड़ा सा इधर भी आ गया, ऐसा कुछ हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम ऐसा कोई केस ले लेते हो, तुम्हारे हिसाब से अगर ये हो रहा है, जो कि गलत है, वो इसलिए भी गलत है क्योंकि ये कम डेंस लिक्विड है, तो इसका छोटा कॉलम एक डेंस लिक्विड के बड़े कॉलम को बैलेंस नहीं कर सकता, जस्ट लाइक एक स्मॉल कॉलम ऑफ बुक्स एक टॉल कॉलम ऑफ ब्रिक्स को बैलेंस नहीं कर सकता। वाइसी वर्सा हो सकता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम में अगर डेटा स्विच कर दिया जाए, ग्रीन लिक्विड 3 रो हो जाए और ऑरेंज लिक्विड रो हो जाए, तो इट इज एंटायरली पॉसिबल एंड probably is the case that the green liquid will, then this would have occurred probably. You can actually switch the values and see for yourself. There would be some ratio. इसको रो कर दो, इसको 4 रो कर दो, इसको रो कर दो, इसको 5 रो कर दो, कोई तो इसकी ऐसी डेंसिटी होगी जिसपे ये पूरा इसको ड्राइव ऑफ कर देता हो, बट इट कांट बी कि ये लाइटर है और पूरा ड्राइव ऑफ कर दे रहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन वही ट्राई करें, व्हाट इज द रो रिक्वायर्ड ऐसा। हाँ, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। व्हाट इज द रो, ये हमें पता है रो का है, अब ये पोर कर रहे हैं अननोन डेंसिटी का। क्वेश्चन ये हो सकता है कि कितनी इसकी डेंसिटी होना चाहिए कि ये इसको कंप्लीटली ड्राइव आउट कर दे, तो उस हिसाब से तुम्हें पता है, उसमें तुम्हें आउटकम पता है कैसा होना चाहिए कि पूरा ग्रीन इधर बैठेगा और पूरा ऑरेंज इधर बैठेगा, तो बैलेंस कर दो और डेंसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। उससे कम डेंसिटी है तो ये ऐसा रहने वाला है, उससे ज्यादा डेंसिटी है तो ड्राइव ऑफ करने वाला है। और ये सिंपल एग्जांपल है, मल्टीपल लिक्विड्स भी हो सकते हैं कि इसका 5 सेंटीमीटर का कॉलम है, फिर उसका 10 सेंटीमीटर का कॉलम है, तो मल्टीपल केस बन सकते हैं। हाउ डू यू फिगर आउट? First, you go with your instinct, what seems reasonable. There are certain thumb rules. Denser liquids will tend to go down and they will tend to push lighter liquids up. You should never make a drawing in which a lighter liquid is down and a denser liquid is higher up. Okay, that makes no sense. But even within the possibilities, there are multiple possibilities. Then if you take some possibility and you solve the problem, कि भाई x मान के तुमने कहा कि चलो let this be x and solve किया, अगर तुम्हारा x नेगेटिव आ गया तो तुम समझ जाओ कि तुमने जो केस लिया है वो गलत है, ये मैं बता रहा हूँ। दैट इज हाउ यू नो। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू मस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम नो कि क्या होने वाला है। तुम्हें जनरली थोड़ा करेक्ट जो लग रहा होगा वो अज्यूम करके इक्वेशंस लिखो। अगर वो केस नहीं हो रहा है जो तुम मान के चल रहे हो, तो x तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तुम्हें केस बदलना पड़ेगा, वो नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऑल राइट। अब इसमें मैं और भी वेरिएशंस दे सकता हूँ कि एक लिक्विड यहाँ से डाल दूंगा, एक लिक्विड वहां से डाल दूंगा, बट वो इसी के कोई और कोई नई चीज नहीं है उसमें, बस तुम्हें और टर्म्स लिखने पड़ेंगे कि इसका रो GH प्लस उसका रो GH, तो they are all just one and the same thing. You will get some practice in it when I give you problems from the booklet and HC Verma. Let me take a problem which is essentially the same kind of problem but with a slightly different geometry, and you learn something important there also. Pretty much a U2 problem but slightly different. ठीक है, इसमें हमने ये नहीं लिया इसमें केस 2 क्योंकि ये तो लाइटर लिक्विड है। ये कभी नहीं हो सकता कि लाइटर लिक्विड का छोटा कॉलम डेंसर लिक्विड के ऊंचे कॉलम को बैलेंस कर सकता हो। दैट इज जस्ट इम्पॉसिबल। ये हो सकता है कि ये डेंसर लिक्विड हो और ये लाइटर लिक्विड हो, तो डेंसर का छोटा कॉलम लाइटर के लंबे कॉलम को बैलेंस कर सकता है, जैसे 2 ब्रिक्स 50 किताब को बैलेंस कर सकते होंगे। हाँ, बस यही कह रहा था। ओके, सो लेट मी टेक अ प्रॉब्लम। You guys solve this completely. एक सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है, सर्कुलर ट्यूब है, कंप्लीटली क्लोज सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है। इसमें हम 2 लिक्विड भरेंगे, ये तो वर्टिकल लाइन है, ग्रेविटी ऐसे है। रिंग जैसा है ना, एकदम नेग्लिजिबल। एक सेकंड,
आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। ओके। हाँ, तो ये एक सर्कुलर ट्यूब है, ग्रेविटी वर्टिकली डाउन है, सर थिकनेस नेग्लिजिबल है ना? थिकनेस नेग्लिजिबल है। तो जब तुम लोग अपने लिए ड्रॉ करोगे तो बस सर्कल बना लेना, एक सिंगल, ट्यूब बनाने की जरूरत नहीं। इसमें हमने क्या किया है कि ये ड्राइंग एक्चुअली अच्छा नहीं है। ये वर्टिकल है, और इधर में एक क्वार्टर ऑफ द ट्यूब में एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी है 3 रो। और दूसरा क्वार्टर ऑफ द ट्यूब में लिक्विड है, ग्रीन लिक्विड है, इसका डेंसिटी है रो। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो हुआ क्या है, और बाकी जो सेमी सर्कल है वो पूरा वैक्यूम है। ठीक है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट यहां लिख देता हूं। सर ऑफ ट्यूब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा इज, नहीं, ठीक है। अभी क्योंकि ये 3 रो है, देखो अगर ये भी रो होता तो ये एंगल थीटा कितना होता? करेक्ट तेजस, 0 होता। अगर दोनों 3 रो होते हैं, दोनों रो होते हैं, अगर दोनों लिक्विड का डेंसिटी बराबर होता तो ऑफ कोर्स दोनों तरफ सेम हाइट होता। ये सेमी सर्कल जो है एकदम ऐसे रहता, ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती और ये लाइन फुल्ली वर्टिकल होती। ये लाइन जो है इनके इंटरफेस को डिनोट कर रही है। अब तुम मान लो तुम्हारे पास एक कंट्रोलर है जिससे तुम इस क्वार्टर का डेंसिटी चेंज कर सकते हो। तो तुम जब इसको बढ़ाना चालू करोगे तो पूरा चीज क्योंकि इधर हेवियर हो जाएगा तो ये इसको पुशअप कर देगा एक, और जितना तुम उसको बढ़ाओगे उतना ही एंगल थीटा ओपन अप होता जाएगा। तो फॉर द चॉइस ऑफ 3 रो एंड रो देयर इज अ फिक्स्ड थीटा एंगल at which the system remains in equilibrium. Do you all understand the situation? यस सर। ठीक है, अगर अब तुम इसको 2 रो कर दो तो थोड़ा वापस आ जाएगा। सो अल्टीमेटली इन दोनों के डेंसिटी के रेशियो पे डिपेंड करता है कि भाई कितना सारा थीटा होने वाला है। तो फाइंड एंगल फ्रॉम वर्टिकल थीटा दैट द इंटरफेस मेक्स, इंटरफेस मतलब जहां पे दोनों लिक्विड मिलते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस सर। Can you explain the working? I got disconnected. Half the tube is completely empty. The other half is split into 2 parts. One quarter is filled with a 3 row density ka liquid and the other quarter is filled with a row density ka liquid. Now if both liquids had the same density, then, and this line is joining the tops of the 2 liquid and this is a perpendicular to that, it is joining the center of the circle to the interface. अगर दोनों लिक्विड का डेंसिटी सेम होता तो ये दोनों में लेवल इक्वल होता और ये लाइन जो है एकदम वर्टिकल होता, थीटा एंगल 0 होता। क्लियर है? Yes, sir. तो क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है तो थोड़ा सा इसने उधर पुश कर दिया उसको। तुम्हारे पास एक कंट्रोलर है जिससे तुम इसका डेंसिटी बढ़ा सकते हो इस क्वार्टर का। तो पहले ये भी रो था, ये भी रो था, तो पूरा एकदम हॉरिजॉन्टली बैठा हुआ था जैसे यूट्यूब में होता है नॉर्मली। ये भी एक यूट्यूब ही एक टाइप का।
लेकिन अब तुमने उसका डेंसिटी 2 रो 3 रो कर दिया तो थोड़ा सा ये ऐसे शिफ्ट हो गया है क्योंकि ये लिक्विड इसको पुश अवे कर दिया है। तो तुमको फाइंड करना है थीटा का वैल्यू क्या है इन इक्विलिब्रियम। सर रेडियस आर ले लें। रेडियस ले लो, वो आंसर में नहीं आएगा। जो भी तुम्हें सिंबल चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी के लिए वो तुम ले सकते हो हमेशा, बाद में हट जाता है वो। आंसर तुम्हारा केवल एक एंगल आएगा नंबर। अब हाँ ठीक है, तो ट्राई करो तुम लोग और आंसर चैट पे लिखना होस्ट पे। नहीं तेजस, वो करेक्ट आंसर नहीं है। हर्षित जो तो बोल रहा है कैन दिस मैकेनिज्म बी यूज्ड टू मेक अ व्हील दैट कीप्स मूविंग इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बट इट विल नॉट वर्क आउट, दैट विल जस्ट नॉट हैपन। हाँ करेक्ट। नहीं तेजस पाइवर वो भी करेक्ट नहीं है। पिनाक तेरा आंसर है ये और ईशान तेरा आंसर है ये। मुझे चेक करना पड़ेगा, लेट मी क्विकली चेक द आंसर, फिर मैं वेरीफाई करता हूँ। जब तुम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाओगे तो ऐसा मत बनाना, ये इलस्ट्रेटिव है। तुम लोग केवल एक सर्कल बनाना और उसमें ये पॉइंट सब क्लियरली मार्क करना, क्योंकि वरना मिस हो सकती है एक इंपॉर्टेंट चीज। परिन तेरा आंसर करेक्ट है, सेतु गलत है, तेजस गलत है, क्षितिज करेक्ट है, एकांश गलत है, चिन्मय करेक्ट है B57, कुने गलत है, रिदम गलत है, पिनाक करेक्ट है, ईशान गलत है C149। सर मैसेज होस्ट पे करना है कि को-होस्ट? होस्ट पे। क्षितिज तेरा भी करेक्ट आंसर है। नहीं चिन्मय करेक्ट नहीं है, A56 चिन्मय। पिनाक करेक्ट है, कुने करेक्ट नहीं है, श्रेया करेक्ट नहीं है। कुछ भी चलेगा श्रेया, बता दो, साइन कॉस सैन जो भी तुम्हें लग रहा है। वेदांत करेक्ट आंसर है, मिताली करेक्ट आंसर है। देखो 45 तो आंसर हो ही नहीं सकता, किसी को लग रहा है 45 का मतलब है कि ऑरेंज वाला पूरा एकदम बॉटम पे आ गया है। 45 मतलब इसको भी वो हाफ हाफ में, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तब होता है जब इधर कुछ नहीं होता। अब इधर से पुश है
तो 45 से तो कम ही आंसर आना चाहिए। नहीं, पार्थ करेक्ट नहीं है। श्रेया करेक्ट है, B54। हाँ ऑफ कोर्स चिन्मय, तुम एक जनरल भी निकाल सकते हो रिजल्ट और देख सकते हो डेंसिटी के रेशियो से कैसे थीटा चेंज होता होगा। थीटा एज अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी रेशियो। पार्थ करेक्ट नहीं आंसर। अवनीश करेक्ट आंसर है। कुने गलत आंसर है। सर एक लॉजिकल डाउट आ रहा है इसमें। हाँ लाइक 3B के टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर 0 होगा। हाँ, दोनों साइड में 0 ही प्रेशर है ऊपर। स्नेह गलत है, सेतु करेक्ट है। बट 3 के सामने वाले साइड देखेंगे सर, 0 के टॉप मोस्ट के एग्जैक्ट सामने वाले साइड पे देखेंगे तो वहाँ पे तो 0 प्रेशर होना चाहिए ना, बट ऊपर तो लिक्विड कॉलम है। होने दो। अलग अलग लिक्विड्स के लिए ये बात ट्रू नहीं होती है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम प्रेशर होना चाहिए। गॉट इट सर। ये मैं बोलता हूँ, अभी इसको क्लैरिफाई करता हूँ। वरुण सावंत करेक्ट आंसर है, श्रेया गलत है, मिराज गलत है, तनय गलत है, आइविन करेक्ट है। By the way, for those of you who have got the correct answer, there is actually a very different method to do this problem also, quite interesting. लोग सोच सकते हो उसके बारे में। It doesn't have to do with fluid mechanics. नहीं, रिदम गलत आंसर है। रेशियो लेके बिकॉज
एकांश करेक्ट आंसर है, नहीं अनवय गलत आंसर है। Should I solve it now? चलो एक मिनट और ले लो तुम लोग फिर। परिजात करेक्ट आंसर है। स्नेह गलत आंसर है। अनवय करेक्ट आंसर है। अर्नव गलत है। स्नेहा गुप्ता गलत है। हाँ सिद्धार्थ करेक्ट आंसर है। नहीं सिद्धार्थ करेक्ट नहीं है, उल्टा होगा। लास्ट में तूने इनवर्स नहीं ली, ठीक से लिया है शायद। कोने गलत आंसर है। चिन्मय करेक्ट है, A56 चिन्मय। तनय गलत है। श्रेया करेक्ट आंसर है।
सर आप इसको 4 वेरिएबल लेके सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो नहीं देवश्री 90 कैसे हो सकता है? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिक चीज जो है इसमें सीखने के लिए वो ये है कि प्रेशर जब तुम ले रहे होते हो विद डेप्थ, तो जो रेलेवेंट डेप्थ होती है, हाँ तने करेक्ट आंसर, जो रेलेवेंट डेप्थ होती है वो वर्टिकली डाउन होती है। तो मतलब लिक्विड का कॉलम का शेप कुछ भी हो, लेकिन अगर ये पॉइंट का प्रेशर पता है और ये पॉइंट का निकालना है, तो रो जी इंटू ये नहीं करना होगा, रो जी इंटू ये वर्टिकल डिफरेंस ऑफ हाइट करना होगा। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक ट्यूब है और मान लो इसके सामने मैंने एक और ट्यूब इस तरीके से कुछ रखा है, ठीक है, कुछ भी गंदा सा शेप है उसका, दोनों में अगर मैंने पानी भर दिया, टोटल सेम ही पानी है वो यहां से यहां तक, तो इस पूरे लेवल पे सेम प्रेशर है और इस पूरे लेवल पे सेम प्रेशर है। तो अब यहाँ और यहाँ का प्रेशर तो केवल इस हाइट पे डिपेंडेंट है, तो इसीलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट का प्रेशर भी केवल ये हाइट डिफरेंस पे डिपेंडेंट है, ना कि इस एक्चुअल पाथ पे। सबको समझा ये चीज? तो अब मैं इसको बना लेता हूं फिर से इन अ बेटर वे सो एज टू राइट इट प्रॉपरली। केवल एक सर्कल बना रहा हूं और ये हमारा वर्टिकल लाइन है और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे वो आ रहा है थीटा, ठीक है, और ये ऐसे है। एक्चुअली लेट मी मेक इट a little bigger. I will make theta bigger than it actually is because I want to be clear on the fact that there is actually a difference of height between this point and this point. ठीक है, तो मेरी ड्राइंग जो है वो ये है, मैं थोड़ा ज्यादा स्टीप थीटा बना रहा हूँ so you can see, right? अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना लेते हैं। यदि ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। यहाँ पे हमारा था ऑरेंज लिक्विड, ये पूरा ऑरेंज लिक्विड है, और ये पूरा ग्रीन लिक्विड है। ठीक, राइट? तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस पॉइंट का प्रेशर एक बार इधर से लिखूंगा और एक बार इधर से लिखूंगा, और क्योंकि एक ही पॉइंट है तो आपस में इक्वेट कर सकता हूं उसको। तो एक लाइन ये भी बना लो यहां पर और एक लाइन ये भी बना लो यहां पर। तो इधर से लिखने के लिए जो है मेरे को ये हाइट चाहिए। ये हाइट कितनी है? x r माइनस आर साइन थीटा, क्योंकि ये कितना है? r sin थीटा। ये r साइन थीटा है, पूरा वहां से वहां तक r है, तो ये बचा हुआ r माइनस आर साइन थीटा है। ये कितना है? r plus r sin थीटा। नहीं नहीं, ये तो r साइन थीटा ही है। हाँ, तू पूरा बोल रहा है ना? यस। ये r साइन थीटा ही है। और ये कितना है? r cos थीटा। ये r cos थीटा है। और ये कितना है? r minus r cos थीटा।
r minus r cos theta. सबको समझ गए? यस सर। बस equating the pressure at the bottommost point via two different paths. यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो ऊपर 0, ये राइट साइड से इधर मैं लिख रहा हूं, पहले लेफ्ट साइड से लिखता हूं, 0 प्लस रो जी आर साइन थीटा प्लस रो जी आर कॉस थीटा प्लस 3 रो जी R1 माइनस कॉस थीटा। तो आगे बॉटम पे, और एक बार इधर से लिख लेते हैं 3 रो जी R1 माइनस साइन थीटा। यहां तो 0 ही है। सबको क्लियर हो गया? इसको सॉल्व कर लो, tan थीटा इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा। दैट्स योर आंसर। So the point, the thing to learn here is that when you are writing the pressure in a fluid, in a liquid, the only relevant direction to consider is the one that goes with gravity, because pressure increases with gravity. If you go horizontally, your pressure doesn't change. If you go vertically, your pressure increases. So if you go at an angle, the pressure only increases due to the vertical part of that path. अगर तुम टेढ़ा जा रहे हो तो उसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसमें कोई प्रेशर वेरिएशन नहीं है, और वर्टिकली नीचे आने में प्रेशर वेरिएशन है। तो देयरफॉर प्रेशर वेरिएशन लिखते टाइम ये रेलेवेंट नहीं है कि ट्यूब का एक्चुअल शेप क्या है, केवल वर्टिकल हाइट डिफरेंसेस ही लेने पड़ते हैं। जिसका एक ड्रामेटिक एग्जांपल मैंने तुम्हें यहाँ ड्राइंग बना के दिखाया कि कुछ भी गंदा सा शेप हो सकता है ट्यूब का, लेकिन किसी दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस बीच में टोटल बॉडी ऑफ लिक्विड कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता, उनके बीच में वर्टिकल सेपरेशन यानी सेपरेशन अलोंग ग्रेविटी कितनी है वो रेलिवेंट होती है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और सर tan इनवर्स ऑफ हाफ है आंसर। हाँ, ये है ना tan थीटा इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, क्लियर? इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं तुम लोगों को सॉर्ट ऑफ not as an homework because it doesn't really add to this chapter, it's more like a fun challenge. So you can figure out another method of solving this problem without using any fluid mechanics. There is another way of solving this problem, and if you come up with some idea, then you can let me know on WhatsApp. I can verify it for you, or if you want a hint, then I can let you know on WhatsApp also. ठीक है? But it's not related to this chapter, so I'm not doing it right now. अब conceptually एक चीज तो तुम लोगों ने यहाँ पे सीख ही लिया कि that नहीं हर्षित, फोर्सेस इक्वेट मत करो। सो क्योंकि एरिया ही नेग्लिजिबल है तो फोर्स कैसे इक्वेट होगा? फोर्स इक्वेट मतलब कर सकते हैं, मगर वो नहीं मैं कह रहा हूं करने के लिए, क्योंकि ये तो इफेक्टिवली जो अभी किया है वो फोर्स ही इक्वेट किया है। तुमने जब इधर से प्रेशर निकाला और उधर से प्रेशर निकाला और कहा वहां पे प्रेशर इक्वल है, तो इनटू एरिया ही तो करोगे तो फोर्स भी इक्वल हो गया। वो तो यही चीज है, एरिया कट हो गया। हाँ। दूसरा जो मेथड है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसका इससे कोई लॉजिक नहीं है, फोर्स प्रेशर वेशर से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, एंड देन थिंक अबाउट इट, सो यू कैन थिंक अबाउट इट, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू थिंक अबाउट। अब कमिंग बैक टू मेन कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये बोला कि अगर मेरे पास एक मान लो ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक वर्टिकल आर्म है, एक मान लो पॉट जैसा चीज बना हुआ है, एक जिगजैग कॉलम है ट्यूब का, और एक कुछ जेनरिक गंदा शेप है। अगर सब में तुम सेम ही लिक्विड फिल करने वाले हो, अगर तुम इधर से पोर करो या इसमें पोर करो या इसमें पोर करो, सब में साथ ही भरेगा और सब में किसी भी टाइम पे सेम ही लेवल पे होगा। ऑफ कोर्स सब में सेम
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नहीं है, क्योंकि वो सबके इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन सब में हाइट ऑफ लिक्विड इक्वल होगा. नॉट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, but the height of liquid will be the same in each of them, right? And then also you can say that if I draw any line through the entire thing, then pressure here, pressure here, pressure here, pressure here, if I call these points A, B, C and D, then I can say that PA equals to PB equals to PC equals to PD, right? And Om kya puch raha hai tu? Can you please tell how you took 1/4 in account? 1/4 what in this problem? This 1/4 वो तो ऑलरेडी अकाउंट में ले लिया ना, क्योंकि अगर टोटल का वो 1/4 है तो ईच लिक्विड अपने में 90 सबटेंड करता है. तो अगर इधर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है. उसी लॉजिक से ये थीटा 90 माइनस थीटा हो पा रहा है, क्योंकि एक लिक्विड अपने आप में 90 है और दूसरा लिक्विड अपने आप में 90 है. ठीक है. और इसी कारण से तुम ये बोल सकते हो कि तीनों के बॉटम पे, चारों के बॉटम पे भी प्रेशर इक्वल होगा, क्योंकि हाइट अगर यहाँ पे प्रेशर इक्वल है तो प्लस ρgh 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 ρgh. ये अलग चीज है कि इसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड ज्यादा है तो इसमें टोटल वेट ऑफ लिक्विड भी ज्यादा होगा. वो हम अभी डिस्कस करते हैं बाद में कि अगर हमारे पास ज्यादा लिक्विड है तो फिर वो बॉटम पे कैसे सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. एक पतला सा कॉलम में इतना कम लिक्विड है और एक बड़े से पॉट में इतना ज्यादा लिक्विड है. हाउ इज इट प्रोवाइडिंग द सेम प्रेशर एट द बॉटम एंड दिस इज सो मच मोर वेट. वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ सेकेंड. बट हाँ या बट ये कॉन्सेप्ट समझ लो, और इस कॉन्सेप्ट का मेन पॉइंट ये समझ लो कि यू कैन ऑलवेज, लेट मी राइट इट एज अ नोट. आप वो भी बताना ना कि डिफरेंट लिक्विड सेम लेवल पे अलग सेम प्रेशर नहीं होगा. हाँ, pressures at the same horizontal level in a, अब यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूं जो कि जिसमें ये वैलिड है. in a connected body of single liquid is equal. तो ऐसा नहीं कि तुम किसी भी सर्कमस्टांस में लाइन ड्रॉ कर दो और बोलो क्योंकि वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उस पे हर जगह सेम प्रेशर है. इट मस्ट बी द सेम लिक्विड एंड इट मस्ट ऑल्सो बी द कनेक्टेड बॉडी. तो इसके काउंटर एग्जाम्पल्स में दिखा देता हूं. अगर तुमने दो लिक्विड लिए, जैसे हमारा पीछे वाला प्रॉब्लम था जिसमें ग्रीन और ये था, तो ग्रीन लिक्विड ऐसा बन रहा था हमारा, इफ यू रिमेंबर 11/7 उसका आंसर आ रहा था. ग्रीन लिक्विड ये था और ऑरेंज लिक्विड ये था. ठीक है. अगर तुम इसमें एक लाइन ऐसे डाल दो और ये क्लेम करने की कोशिश करो कि प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी आर इक्वल, देन दे आर नॉट इक्वल. व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट द सेम सिंगल लिक्विड in which the 2 points are. Do you understand? Then another counter example can be, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, सेम लिक्विड ही चाहिए ना, कि भाई ऑरेंज लिक्विड ले लो ऐसे करके, मान लो यहां तक ऑरेंज लिक्विड भरा हुआ है, बीच में एक छोटा सा कॉलम ऑफ ग्रीन लिक्विड है, उसके ऊपर एक छोटा कॉलम ऑफ ऑरेंज लिक्विड डाल दिया है. अब मैं ये एक लाइन बना दूं, दोनों ऑरेंज में से ही जा रही है. अब मैं अगर क्लेम करूं कि क्या ए और बी पे प्रेशर इक्वल है, तो भी इक्वल नहीं होगा. सर ग्रीन के नीचे से कोई पार्ट नहीं था. हाँ, क्योंकि अब भले ही वो सेम लिक्विड है, इट इज द सेम सिंगल लिक्विड, but it is not a connected body of the same liquid. For you to be able to draw a line and claim that 2 points on the same line have the same pressure, it must be the same liquid and it must be the same body of liquid, like in this case. Then you can have any shape whatsoever and any line you draw has the same pressure everywhere. But this will not work out and this will also not work out. ठीक है? Or in case 2, why isn't it equal? Why is this not equal? Yes, sir.
बहुत इजी है प्रूव करना कि अगर तुम यहाँ पे इक्वल ले रही हो तो उसके बाद फिर इतना एडिशन तो सेम डेंसिटी का होगा, लेकिन फिर बाकी एडिशन ये अलग डेंसिटी का होगा, ये अलग डेंसिटी का होगा, तो फिर जब हम इधर पहुंच जाएंगे तो इक्वल नहीं हो पाएगा प्रेशर। Okay, sir. Got it, sir. But sir, hypothetically अगर मैं कहूँ कि A और B same level पर है दोनों tubes में, तब at that particular point through which the line is passing, वहाँ पर pressure तब equal होगा, right? Atmospheric pressure but same density का तो उतना add किया है. Are you talking of this case or something else? Just in this case, अगर A and दोनों tubes में same height पे हैं, and the line is passing through the orange part only, then the 2 You points. are saying the top of the liquid are at the same height. Yes, that's what I'm. Yes. They can't be unless this liquid has the same density as the main liquid. Oh, okay, understood. है ना? अब मान ले कि ये जो ग्रीन लिक्विड है ये ऑरेंज से ज्यादा डेंसर है, तो ये जो है एक्चुअली अब क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है तो ये उधर वाले इक्वल कॉलम को ज्यादा बैलेंस कर रहा है, तो अब उसके ऊपर ज्यादा डालना पड़ रहा है, तो ये दोनों का लेवल ऊपर में बराबर नहीं हो सकता। और अगर तुम ऊपर में भी बराबर करने वाले हो तो फिर ये डेंसिटी बाकी के बराबर है, तो फिर इट माइट एज वेल बी कॉल्ड द सेम लिक्विड। अंडरस्टूड सर, समझा। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ। Okay, so now. So is there a direct method of finding it for two different liquids? Direct method of finding what? So the pressure if the liquids are getting changed. No, you can't do this. You must start at the top and then write the additional pressure and then come down to the level where you can draw the line as per this rule. What is it? Multiple liquids हैं एक के ऊपर एक, तो तुम तब तक नीचे आते रहो दोनों में ऐड करते हुए रो जी एच, रो 1 G1, H1, रो 2 G, H2, blah 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 till you arrive at a place where you can draw a single line through a connected body. जैसे वहां पहुंच जाओ तो बस इक्वेट कर दो फिर, ठीक है? All right. अब as to and then we'll end the lecture. Quickly answer one conceptual question also. इस पे भी conceptual questions आते हैं कभी-कभी, तुम्हारे बुकलेट में भी रहेगा. Which is to say कि भाई ज्यादा अगर मेरे पास एक, for example, let me do it on a different page. I have let's say a cylindrical container. ठीक है? And I have a bucket type thing like this. ठीक है? And let me take an ulta bucket like thing also. ये उल्टा bucket नहीं है, ये नीचे से ही बंद है, सबका टॉप खुला हुआ है, सबका बॉटम बंद है। मैंने तीनों में सेम हाइट तक लिक्विड फिल कर लिया, हाइट सेम है, ठीक है? ये ले लो A, इसको ले लो B, इसको ले लो C. तो if I'm comparing the pressures at the bottom, how can I rank the pressures at the bottom? Equal. Do you all agree? Yes, sir. Yes, sir. Pressure is the same because irrespective of the total quantity of liquid or the cross-sectional area or whatever, the pressure only depends on the height. And since you have the same height of liquid plus rho gh करोगे ऊपर से तो नीचे same pressure आएगा. Force by liquid on the bottom Equal. C greater than A greater than B. Sir, FB, that will depend on the cross section area, na? FB तीनों में प्रेशर सेम है, लेकिन तीनों का बेस एरिया डिफरेंट है। BAC. BAC में B में ज्यादा होगा, B में लेस्ट होगा, BAC. हाँ, अच्छा वैसे ठीक है, करेक्ट है। तो बेसिकली क्या होगा कि FB
एफ ए, ये सबको समझ में आ गया? हाँ सर। Because force is equals to pressure into area and P is same for all. सर वो सब लिक्विड का वॉल्यूम देखना पड़ेगा ना, जो ज्यादा वॉल्यूम होगा ज्यादा मास। नहीं, फोर्स ऑन द बॉटम निकालने के लिए वॉल्यूम देखने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें बॉटम पे प्रेशर पता है, मतलब मास देखेंगे ना लिक्विड का, तो हाँ उस पे मैं आ रहा हूँ अभी, वो रुक जा। लेकिन यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया ना? और गिवन होना चाहिए ना कि बी का बेस का एरिया कम है। हाँ ठीक है, ड्राइंग के हिसाब से जाओ तुम अभी। ओके ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा है। प्रेशर तीनों में बराबर है क्योंकि वो डेप्थ पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर फोर्स जो है प्रेशर इनटू एरिया से बनता है, तो जिसका एरिया ज्यादा है उसमें ज्यादा फोर्स है। तो क्लियरली सी के केस में लिक्विड जो है बॉटम पे मैक्स फोर्स लगा रहा है, राइट है? यस। तुम लोग ये मान लो कि अगर मुझे मीनिंगफुल कंपैरिजन करना है, या रादर ऐसे सोचो, अब ए के केस में जो फोर्स ऑन बॉटम है और जो लिक्विड का वेट है उनमें क्या रिलेशनशिप है? इक्वल होगा। ये क्लियर है सबको? बी और सी में भी सेम। नहीं, ए के केस में लिक्विड का सारा वेट बॉटम पे ही आ रहा है, तो बॉटम पे जो फोर्स है वो लिक्विड के वेट के ही बराबर है। हाँ सर। बी के केस में नॉर्मल फोर्स भी ऐड होगा। हाँ, एफ जो है और जो वेट है उनमें क्या रिलेशनशिप है? इज द वेट बिगर देन द फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन द बॉटम, और इज द वेट लेसर देन द फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन द बॉटम, और आर दे इक्वल? वेट इज ग्रेटर। वेट इज ग्रेटर यस सर, because some of the weight is also being supported by the slanting walls. सर वैसे मास इक्वल है ना तीनों में? नहीं, मास इक्वल नहीं है तीनों में, वो मैंने नहीं दिया है। सबका अपना अपना। अब मैं अब आपस में कंपैरिजन नहीं है, अब एक कंटेनर का अपना वेट और उसका फोर्स ऑन बॉटम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है इंडिविजुअली। ठीक है, अक्रॉस द कंटेनर्स कंपैरिजन ये था, वो हो गया। अब हम एक कंटेनर में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या इसके बॉटम पे जो फोर्स लग रही है वो इसके वेट के बराबर है, या अपने वेट से ज्यादा फोर्स ये लगा पा रहा है। ये अपने वेट के बराबर लगा रहा है क्योंकि ये वॉल से कुछ डिराइव नहीं कर पा रहा है, तो इसका सारा वेट नीचे जा रहा है। ये वॉल्स को ऐसे प्रेस कर पा रहा है। तुम इमेजिन करो कि तुम दो चेयर्स को ऐसा थोड़ा साइडवेज पुश करो तो तुम नीचे वेइंग मशीन पे अपने वेट से कम रीडिंग ला सकते हो। यस सर। अगर तुम्हारे बाजू में दो वॉल्स हैं वर्टिकल और वो परफेक्टली स्मूथ हैं और तुम्हारे पैरों के नीचे वेइंग मशीन है, तो वेइंग मशीन पे कितना रीडिंग आएगा? तुम्हारा वेट। लेकिन अगर दोनों वॉल्स जो हैं उनको थोड़ा टिल्ट कर दिया जाए अपवर्ड्स, तो बाय प्रेसिंग ऑन दोज वॉल्स you can lift a little of your weight up, thereby press less on the machine, so the reading on the machine, which is F, will show a reading lesser than your actual weight, because partly your weight will be balanced by pushing on the tilted walls. Do you all understand? सर यहाँ पे हम वो कंटेनर को मासलेस ले रहे हैं ना? कंटेनर का कोई रेलेवेंस नहीं है, कंटेनर के बॉटम पे ही वेइंग मशीन लगा हुआ है, कंटेनर का बॉटम ही वेइंग मशीन है। ओके सर। सबको समझे बात? और सी के केस में F will actually be bigger than the weight. तुम खुद ही सोचो कि अगर मैं वो दो वॉल्स को तुम्हारे ऊपर सीलिंग को थोड़ा नीचे लाके टिल्ट कर दूं, तो by pushing on that you can cause more reading to appear on the weighing machine than your weight. यस सर। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर हम देखें तो जो वॉल्स हैं वो पानी पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी लगा रहे होंगे राउंड एंड राउंड। अब ये फोर्सेस का इफेक्ट क्या होगा कि ऑल्दो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इन सबका थोड़ा थोड़ा वर्टिकल एडअप हो जाएगा, तो वॉल्स भी पार्शियली इस पानी का वेट उठाने में हेल्प कर रहे होंगे, इसलिए सारा का सारा वेट बॉटम नहीं उठा रहा होगा, तो बॉटम पे जो फोर्स होगा वो वेट से कम होगा। वेट एक्चुअली बराबर होगा फोर्स ऑन बॉटम प्लस फोर्स ऑन वॉल्स। मेक सेंस? और इस केस में एक्चुअली फोर्स ऐसे होगी पानी पे,
तो उसका जो कंपोनेंट होगा सामने वाले के हॉरिजॉन्टल से वो कैंसिल हो जाएगा डायमेट्रिकली ऑपोजिट से, लेकिन नीचे आ जाएगा नेट. तो वॉल्स आर एक्चुअली प्रेसिंग डाउन ऑन द वाटर एज अ होल, देयरफॉर द रीडिंग इज वाटर का वेट प्लस व्हाटएवर प्रेसिंग द वॉल्स आर डूइंग. दैट्स व्हाई द रीडिंग इज बिगर देन द वेट ऑफ द लिक्विड. सबको समझ में आ गया स्टोरी है? यस सर. ठीक है, क्लियर है? ऑल राइट, तो वी विल एंड इट हेयर एंड इसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे. आज मैं थोड़ा होमवर्क भी देता हूँ तुम लोगों को फ्लूइड्स का, ठीक है, एंड देन यू कैन अटेम्प्ट दैट. ऑल राइट. अच्छा, फ्लूइड का बुकलेट है तुम लोगों के पास? सर आप लास्ट पेज दिखा सकते हो? हाँ मैं दिखा. सर आप एक बार पीडीएफ भी शेयर कर दीजिएगा ना फ्लूइड्स के बुकलेट का. बुकलेट वही मैं तुम लोगों से मांगने वाला था, मेरे पास भी नहीं है. रुको मैं गौतम को पूछता हूँ. ओम एक सेकंड रुक जा, तेरे डाउट्स मैं बोलता हूँ. पीछे वाला पेज कौन सा? ये सर वो आप इंटीग्रेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले थे ना? किसके लिए? हाँ नहीं, एक्स्ट्रा नहीं लूंगा, वो जो नेक्स्ट डाउट लेक्चर होगा उसी में करेंगे उसको. ओके. मंडे को, आई थिंक मंडे को रहता है हमारा या ट्यूसडे को रहता है, जिस भी दिन रहेगा उसमें वही कर लेंगे हम लोग पहले. सो फ्लूइड मैकेनिक्स की कुछ सेंटर्स में तो हार्ड कॉपी मिल गई है. अच्छा ओके, बट पीडीएफ किसी को नहीं मिला है अभी? नहीं सर. ठीक है ओके. हाँ कोई कुछ पूछ रहा था इस पेज पे? नहीं सर. ऑल राइट. ओम तुम्हारे जो डाउट है, पहला डाउट ये था कि हाउ डिड आई टेक 1/4. वो तो मैंने बोला था 1/4 मैंने ऐसे अकाउंट में लिया था क्योंकि लिक्विड 1/4 है इसीलिए वो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, और ये लिक्विड 1/4 है इसीलिए 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है. 90 कर रहा है इसीलिए जब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है. तो इस तरीके से 1/4 अकाउंट में लिया जा रहा है, राइट. एंड दूसरा तुम्हारा डाउट था कि व्हाई नॉट टू सेम प्रेशर. I don't understand what that sentence is. And then you are saying pressure in ocean and bottle will be same in same height. हाँ of course. ओशन के अंदर प्रेशर और बॉटल के अंदर प्रेशर सेम डेप्थ पे सेम ही होगा. All right. Anybody else has any other doubts? So, but in ocean there is horizontal acceleration, right? Which part? Sorry. In ocean there will be horizontal acceleration. It will be different across, right? हाँ ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन लेंगे तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा. इनफैक्ट वो हम पढ़ेंगे एज अ सब टॉपिक. अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है यूट्यूब या कोई सिस्टम तो उसमें हॉरिजॉन्टली भी डिफरेंस आता है प्रेशर का. बट आई एम अज्यूमिंग वो ये नहीं बोल रहा था. हाँ तू बोल रहा है ओम की वेयर बॉडीज आर नॉट कनेक्टेड. आई जस्ट मेंट टू से दैट इफ द ओशन इज देयर एंड if this is the ocean and you take a bottle of water which is starting at the same level and is the same ocean, then at the same depth you have the same pressure. In that sense you can say, although it's not the same connected body of water, but I mean it's artificially being kept at the same depth. But otherwise it must be connected body and same liquid also. Okay. All right. So I think I found the booklet on Panacea, but I'm not sure if it's the advanced booklet or the mains booklet. It says that it's the advanced booklet, but I'm not sure. तो मुझे भेज एक बार WhatsApp कर दे. हाँ, so I'll send it on the group. ठीक है. All right.